प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, बच्चों भी बच्चे भी हैं, आप सब लोगों को सलाम, जय भीम। छत्तीसगढ़ में हम बोलते हैं जय जोहार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ इस आपके इस ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर, शरीक होकर मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक चीज मैं थोड़ा सा साफ करना चाहती हूँ कि भाई मैं आस्तिक तो नहीं हूँ, लेकिन आस्तिक ना होने का अर्थ नहीं है कि किसी चीज में आस्था नहीं है। आस्था बहुत है, मानवता में बहुत आस्था है, मानवीय संघर्षों में बहुत आस्था है, जिन संघर्षों के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि एक न्यायपूर्ण, एक खुशहाल, एक आजाद दुनिया हम बना सकेंगे, जिसमें आज जिस तरह के युद्ध चल रहे हैं वो उन युद्धों की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इस भावना के साथ मैं बिल्कुल जो ईद के मुबारक मौके का जो स्पिरिट है उसमें आप लोगों के साथ शामिल हूँ। साथियों, हम लोग वकील हैं और वकीलों के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं और कुछ बहुत बुरी बातें हैं। पहला तो ये है कि वकील एक स्वतंत्र बुद्धिजीवी है, उसका कोई बॉस नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ है, वो पिटीशन डाल सकता है, वो किसी क्लाइंट को एंटरटेन कर सकता है, वो अपनी जमीर के अनुसार उनका डिफेंस कर सकता है। ये आजादी बहुत कम बुद्धिजीवियों को प्राप्त है। एक जमाने में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को प्राप्त ही आजकल नहीं है। आप देख ही रहे हैं जो अशोका यूनिवर्सिटी में हुआ, जो कई सारे यहाँ पर तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भाषण देना भी आजकल मुश्किल हो गया है। तो वकील एक स्वतंत्र बुद्धिजीवी है। ये अनायास नहीं है कि भारत के आजादी के आंदोलन में बहुत सारे वकील हुए, वो आसफ अली हूँ, वो नेहरू हूँ, वो खुद गांधी जी हूँ, सभी वकील थे और बेहतरीन वकील थे। और बहुत से एक से गजब के मुकदमे चले, चाहे मेरठ कॉन्स्पिरेसी देख लीजिए या जो हमारे लाल किले में जो INA के लोगों के खिलाफ मुकदमा चला, और लगभग ऐसे सभी मौकों पर, मतलब उस समय तो नारा था लाल किले से निकली आवाज, याद है किसी को? है लाल किले से निकली आवाज, और तीन कौन थे? लाल बाल पाल। नहीं, लाल बाल पाल अलग, एक तो शाहनवाज थे और गुरबख्श और प्रेम सहगल। गुरबख्श, प्रेम, शाहनवाज, ये नारा था एक्चुअली। लाल किले से निकली आवाज, गुरबख्श, प्रेम, शाहनवाज। तो या ढिल्लो प्रेम, ढिल्लो सहगल शाहनवाज, ऐसा कुछ। और यही RI म्यूटिनी की का नारा बना, और इसी बंबई के अंदर जो 1946 में यही अपने इन इलाकों में कितनी बार बमबारी हुई, कितनी बार टैंकें चली और कितनी बार गोलियां चली, और यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने और आजादी की एक तरह से अंतिम लड़ाई लड़ी। खैर वो एक और उन सब में हमने कभी ये मजहब की बात, ये समय आएगा हमारे देश के अंदर जब हमें इन चीजों के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा कि इस देश के कुछ नागरिकों को दोयम दर्जे की बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, CAA के द्वारा, NRC के द्वारा, और भी कई तरह से, कई तरकीबों से, अभी SIR के माध्यम से, बहुत सारे तरीकों से कोशिश की जा रही है कि उनको पब्लिक लाइफ से दूर रखा जाए, उनको नागरिकों के अधिकारों से दूर रखा जाए। उसके लिए हम जो हम वकील मुस्लिम समाज से नहीं है,
खुद हम शर्मिंदा महसूस करते हैं इस चीज के लिए, और इसके लिए जरूर एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा अभियान चलाने की हमें जरूरत महसूस होती है। आज साथियों मेरे साथ में भी बैठे हैं, उनके बारे में मैं और जानना चाहूंगी, मैं उतना जानती नहीं हूँ, पर आज एक व्यक्ति जिनको आप लोग ऑनर करने जा रहे हैं, सुरेंद्र गडलिंग जी, वो मेरे नंबरकारी हैं, सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में से हैं और आज भी बाहर नहीं निकले हैं। उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पर वकालत कर रहा है। ये व्यक्ति जो इंदौरा की दलित बस्ती से, बहुत गरीब परिवार से आते हुए पहले एक रेलवे अप्रेंटिस के रूप में काम करते हुए इतना शानदार वकील नागपुर का बना, जिसके लिए पूरी नागपुर की बार जिस समय वो अरेस्ट हुए थे, पूरी की पूरी नागपुर बार जो है एक हड़ताल जैसी स्थिति में चली गई थी। उनका जिस प्रकार की इज्जत है, और मुझे बहुत खुशी है कि इनोसेंस नेटवर्क ने उनका नाम चुना है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने केस लड़ा, जीएन साई बाबा, वो एक बार नहीं 2 बार एक्विट हुए। आज हमारे साथ प्रदीप जी हैं जिन्होंने उस केस के अंतिम, सब जब गडलिंग साहब जेल में थे तो उस समय उन्होंने केस को देखा है। तो ऐसे वकीलों को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आपको कह रही थी कि वकीलों की कुछ अच्छी बातें हैं। तो वकीलों की एक ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा काम है संविधान को मजबूत करना, संविधान को बरकरार रखना, संविधान की रक्षा करना, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धर्म है। और अगर हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं कि एक सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट कंट्री के लिए हर व्यक्ति को जस्टिस मिल सके, फ्रीडम मिल सके, हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को गरिमा मिल सके, और हमारे बीच में एक भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी हो, इन चीजों से हम बंधे हुए हैं। तो ये चीज एक वकील के रूप में हम कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन अब मैं बुरी बात पे आती हूँ कि वकीलों के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये है कि जिनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो हमारी फीस नहीं दे सकते। ये एक वास्तविकता है, और इस वास्तविकता से हम कैसे निपटेंगे? जब हमारे पास गरीब स्लम ड्वेलर आएंगे अपने बस्तियों को बचाने के लिए, जब हमारे पास वो गरीब आदिवासी आएंगे जो फेक एनकाउंटरों में मारे जा रहे हैं, जब हमारे पास जो है वो, यानी सच में उनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है, और वहां पर हमारा कभी कभी हिम्मत डगमगा जाती है। और इसी चीज से लड़ना, इसी चीज से एक रास्ता निकालना, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य भी है कि हम कैसे इस विडंबना से डील करेंगे। और दूसरी जो बात कि स्टेट से जब लड़ना है, मतलब हम वो इंस्टीट्यूशन है वकील जो एक नागरिक को राजसत्ता एक तरफ खड़ी है और नागरिक का डिफेंस करने के लिए एक हम खड़े हैं। हम एक नागरिक को वो दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, और यही ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है। मुझे बहुत बार पूछा जाता था ये पीयूसीएल का क्या मतलब है, आपको सिविल लिबर्टीज करने की क्या जरूरत है? और देखिए, आप लोग तो कभी शौक नहीं मनाते जब कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत होती है, ऐसा वैसा। पहले तो ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। किसी भी मानव की मृत्यु, किसी भी मानव की इसका जरूर एक स्वाभाविक गम होता है। पर सवाल ये है कि जो स्टेट है उसके तो रक्षक बहुत हैं, उसके तो डिफेंस बहुत है, उसके पास प्रवक्ता बहुत हैं, पॉलिटिशियंस हैं उनके पास सब कुछ है। और वो जो गरीब आदिवासी है, या वो जो इनोसेंट व्यक्ति है जिसे पकड़ा गया है, जिसे टॉर्चर किया जा रहा है, जिसको सालों तक रखा जा रहा है, उसके लिए कौन है? तो ये हमारी
हमारा फर्ज है कि उसके साथ हम हैं। और वकालत का एक्चुअल अर्थ ही यही है। मैं हमेशा वाहिद जी से बहुत इम्प्रेस्ड रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा इसलिए इम्प्रेस्ड रही हूँ कि 10 साल उन्होंने जेल में काटने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखो मैंने बहुत तकलीफ सही है, अब मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिए, मुझे आराम कर लेना चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अभी और नहीं कर सकता। ये उन्होंने नहीं सोचा। जो बाकी साथी जेल में थे, जिनको निकलने में और 10 साल लगे, उन लोगों के घर जाना, उनके केसों को देखना, उनके वकीलों से मिलना, ये जो बड़ी हिम्मत से उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस वजह से सब लोग बाहर अंत में आ सके। और ऐसा ही हमको बनना है। इतनी हिम्मत हमको रखनी पड़ेगी। कभी कभी हम अकेले होंगे, कभी कभी कोई साथी होंगे। बहुत बार होता है कि अकेले भी पड़ जाते हैं, फिर भी करना होता है। और लास्ट में चीज कहूंगी कि मुझे बहुत खुशी है कि इस ईद पर हम सब लोग जो पहले से थे वो तो थे ही, आज कुछ लोग और हमारे बीच में हैं जो छूट गए हैं। रमेश गायचोर हैं जो पहले नहीं छूटे थे, शायद अरुण भी पिछली ईद के बाद ही छूटे होंगे। तो बहुत और लोग हैं, और खास करके जो वाहिद भाई के जो नंबरकारी हैं, 12 साथी और ईद मना रहे हैं आज। और ये वाकई में वाहिद भाई की हिम्मत और उन वकीलों की काबिलियत, जिनमें शुरू में तो शाहिद भाई की कुर्बानी सबसे पहले आती है, और उसके बाद भी जो जस्टिस मुरलीधर साहब की बहस, जो एडवोकेट युग चौधरी की बहस, जो और भी जो बहुत सारे साथियों ने जो सेशन लेवल पे प्रयास किए, और भी हमारे बीच में जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इन केसों में मदद की, तो उन सब की वजह से है। और अभी अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो अभी एक अंग्रेजी में वाहिद साहब की एक किताब आने वाली है, मुझे उसको पढ़ना था क्योंकि मुझे उसकी प्रस्तावना लिखनी थी। तो उसमें से मैं एक हिस्सा याद करने के लिए बताना चाहती हूँ कि इन साथियों में एक साथी थे जो एक्यूज नंबर 1 थे केस में। उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में नहीं होकर भी शायद, मैंने कहा कि मैं आस्तिक नहीं हूँ, लेकिन शायद उन्हें कुछ सुनाई देगा हमारी जब दुआएं पहुंचेंगी। तो उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि उनका परिचय मुझे हुआ उस किताब को ही पढ़ के। वो एक्यूज नंबर 1 थे इस केस में, और उनका नाम था कमल अंसारी। वो मात्र 35 साल के थे, बहुत गरीब थे, पूरी तरह से इलिटरेट थे। उनको मधुबनी बिहार से जुलाई 2006 में पकड़ा गया था। उनके पिता इंडियन आर्मी में थे, और जब कमल बहुत छोटे थे उसी टाइम गुजर गए थे। तो मतलब आप उस व्यक्ति को आपने जेल में मार डाला जिसके पिता फौज में थे, जो हमारे लिए देशभक्ति का सबसे बड़ा आजकल उदाहरण बना हुआ है। उनको बहुत पैसे ऑफर किए गए अप्रूवर बनने के लिए, 4 लाख रुपए उनको ऑफर किए गए। जब उन्होंने मना किया तो नाक में पानी डाला गया, कपड़ों में कॉकरोच छोड़ दिए गए, अंडरवेयर में रैट छोड़ दिया गया। मतलब यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसा कोई लिक्विड्स वगैरह इंजेक्ट किए गए ताकि वो पूरा, मतलब भयंकर तरपाया गया, भयंकर तरपाया गया। यदि वो व्यक्ति उस पूरे दबाव, उस पूरे टॉर्चर, उस पूरी चीजों से दब के किसी का भी नाम ले लेता, वो व्यक्ति आज बाहर नहीं निकलता। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए वो किसी का भी नाम ले सकते थे, पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ये शक्ति कहां से आई, ये हिम्मत कहां से आई? और अगर उनमें हिम्मत वो आ सकती है तो हमारे में वो हिम्मत क्यों नहीं हो सकती? तो आज मैं उनको याद करना चाहती हूँ
और मैं आशा करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि जब सब लोग एक्विट हुए तो वाहिद भाई और उनके परिवार के लोगों ने जाके जहां उनको जरीपटका में नागपुर में दफन किया गया था वहां जाके जजमेंट को पढ़ा और उनको लगा कि शायद वो साथी जो इतना तड़पा और जिसने हिम्मत नहीं हारी उसको आज एक अच्छा महसूस होगा कि नहीं मेरी जो सत्य था वो सत्य जीत सका। तो आज के मुबारक मौके पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना और मैं चाहती हूँ कि हम सब जो वकील हैं वो सयाद साहब के तरह वो गडलिंग साहब की तरह हो सके और हम सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कमल अंसारी की हिम्मत हमारे बीच में आ सके। धन्यवाद।